इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th, जिसे पढ़ेंगे समकालीन भारत का पहला पाठ है भारत आकार और स्थिति। भारत, उसका आकार और उसकी स्थिति के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। क्लास 9th में अभी अभी आप सबका एडमिशन हुआ है, क्लास 9th में अभी अभी पढ़ना चालू किए हो। कैसा लग रहा है? एकदम थोड़ा सा इंटरेस्टेड तो लग रहा होगा, अंदर से लग रहा होगा अरे अपन तो 9th क्लास में आ गया, अपन तो अब सीनियर क्लास में पढ़ने लगा। ऐसा तो आता ही होगा, हर किसी के मन में आता है। हम भी जब क्लास 9th में थे तो लगता था। चलिए इधर को देखते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। सही बात है, भारत विश्व की, दुनिया के सबसे पुराने संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में, मतलब पिछले 50 सालों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। पिछले 50 सालों में भारत बहुत ज्यादा विकसित हुआ है। ऐसा नहीं था कि विकसित पहले नहीं था, लेकिन अंग्रेजों और सरकारों के लूटने की वजह से, लुटेरों के लूटने की वजह से हमारा देश गरीब हो गया है। लेकिन फिर आगे बढ़ेगा। जब हम अखंड भारत को फिर से अपना लेंगे तो हम फिर से आगे बढ़ेंगे। जिसमें किसमें हम लोग आगे बढ़े हैं? कृषि, उद्योग, तकनीकी। कृषि में तो सब पहले पता है, मैं बताता हूं। पहले आपको 1 कट्ठा में ठीक से अपने खाने लायक नहीं होता था, लेकिन आज 1 कट्ठा में अपने खाने लायक तो खाना बो सकते हैं। पहले गांव में पूरा अगर गांव बोएगा, खेती करेगा तो 1 टायर मतलब बच जाएगा, उन लोग से खाने से बच जाता था, तब वो मार्केट में बिकता था। उस समय जनसंख्या भी कम था। जब देश आजाद हुआ था तो 35 करोड़ जनसंख्या था हिंदुस्तान का। आज जनसंख्या 140 करोड़ है, तो 105 करोड़ जनसंख्या बढ़ा। क्यों बढ़ा? देश आजाद हो गया इसलिए थोड़े बढ़ा। लोगों को तंग करने वाला कोई नहीं था इसलिए बढ़ा। उद्योग भी बहुत ज्यादा बढ़ा क्योंकि हमारे पास लोगों की कमी नहीं थी। तकनीकी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है अभी। पहले देखो, लैपटॉप नहीं था, है। मोबाइल नहीं था, है। पहले कैमरा नहीं था, है। पहले हम लोग ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर पाते थे, आज कर पाते हैं। उसके बाद है सर्वांगीण अर्थव्यवस्था। आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है, और ये आर्थिक विकास जो है हम लोगों के, उसमें तो बहुत ज्यादा प्रगति हुई है, मतलब बहुत ज्यादा विकास हुआ है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान है, और भारत विश्व के इतिहास में भी अपनी योगदान बखूबी निभाया है। हम लोग केवल शांति का दूत थे। हम लोग दुनिया में बस शांति के पाठ पढ़ाना चाहते थे। हर किसी को शांति का पाठ पढ़ो और खुश रहो। मारपीट, झगड़ा, स्थिति सब भूल जाओ, ये सब अपने लिए नहीं है। स्थिति अब देखते हैं भारत का। भारत एक विशाल देश है, सब जानते हैं विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1 में आप देख सकते हैं। इधर को देखो आप, ये है विषुवत रेखा। ये जो नीचे का लाइन में क्लिक किए हैं, विषुवत रेखा है। इधर के लोग सब काले काले होते हैं, एकदम लगेगा अंधा, मतलब रात को निकलने तो दिखेंगे ही नहीं। वैसे जैसे में अपने देश के साउथ में लोग होता है काला काला, वैसे ही। लेकिन उससे भी काला लोग मिलते हैं दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका में, हिंद महासागर में, और ये जो जितना भी टापू दिख रहा है उसमें आपको। ऑस्ट्रेलिया में तो सब एकदम, मतलब एकदम छीलन मुर्गा, चिकना चिकना लोग दिखता है, लड़की जैसा। लगभग नहीं, यहाँ पर थे ना हम लोग। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से है, 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 68 डिग्री 7 पूरब से है, 97 डिग्री 25 पूरब देशांतर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है। क्या बांटता है? 2 बराबर भागों में कर्क रेखा मतलब विषुवत रेखा बांट देता है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तथा दक्षिण और पश्चिम में, दक्षिण से पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप एक टापू है, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपने
एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करें। आप किसी भी सहायता से इन द्वीपों के बारे में आप नॉलेज को इकट्ठा करो और समझो कि क्या ये हमारा ही है, तो हमारा है तो कैसा दिखता है। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। जो इंदिरा बिंदु था वो समुद्र में डूब चुका है अब। आकार, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्र लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछ दिए जाते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4%। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब कौन कौन आता है वो बाद में बताते हैं, पहले भारत के बारे में जान लो ना। भारत की स्थल सीमा, जो भारत की जो भूमिगत सीमा है, सीमा से लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। क्या है? फिर से सुनिए आप। समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ हमारा देश 7,500, ये जो जितना भी समूह है इन सबको मिलाकर अगर जोड़ भी दिया जाए तो 7,516.6 किलोमीटर का हम अपना देश बना लेते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा, ठीक से सुनो, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर से कहा? उत्तर से लेकर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता है। जैसे में आपको अभी दिखाते हैं कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। कैसे में देखो, ये अपना हो गया हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर चौड़ा है। अपना देश बनता है तो अपन महासागर दो भागों में बट जा रहा है, एक तो इधर बट जा रहा है और एक इधर बट जा रहा है। इसी को बोल रहे हैं वो बट जाता है। संकरा मतलब एक पतला लाइन में चला जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अब देखो, पूरब में अरब सागर, प्रशांत महासागर, और यहाँ पर अंडमान निकोबार, यहीं पर बंगाल की खाड़ी भी है। कहाँ पे? यहाँ पे जो दिख रहा है एरो, यहाँ पर ही बंगाल की खाड़ी है। मैं टिक करके दिखाऊं? देखो, यहाँ पर ही बंगाल की खाड़ी है। दिख गया? गुड। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। और ऐसा लगता है कि उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा क्या कम लगता है? जो हमारा पूरब और पश्चिम का विस्तार हुआ है उससे उत्तर दक्षिण का विस्तार कम हुआ है। अपना पूरब का भाग देख लो और पश्चिम का भाग देख लो, कितना चौड़ा है। लेकिन उत्तर में हम लोग का संकरा होते गया है और दक्षिण में भी संकरा पतला होते गया है, क्योंकि इधर जमीन ही नहीं था। फैलोगे कहाँ? आंधी में कि पानी में? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूरब में है तो गुजरात एकदम पश्चिम में है, इसलिए 2 घंटे का समय का अंतर होता है। मतलब 2 घंटा पहले उधर दिन हो जाएगा तो इधर 2 घंटे बाद दिन होता है। इधर 2 घंटे पहले, मतलब 2 घंटे पहले ही उधर शाम हो जाता है तो इधर 2 घंटे के बाद होता है। अतः 82 डिग्री 30
पूरब देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। कहां से? ये जो रेखा है, चलो दिखाते हैं। ये देखो, यहां से बीच से एकदम लाइन चला जाएगा एशिया के जैसे। तो ये अपना उत्तर प्रदेश से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है और इसके वजह से दिन और रात में अंतर पड़ जाता है। देखो, हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाओ, समय आपको दिल्ली का ही दिखाएगा। क्यों? हिंदुस्तान में यही सेट है। इसके अलावा आपका टाइम जोन कहीं बदल नहीं सकता। इसके वजह से आपको सुबह उधर समझो कि 4 बजे उधर दिन हो जाएगा, ठीक है, समय के अनुसार 4 बजे दिन हो जाएगा। तो इधर गर्मी के मौसम में 6 बजे होता है। और अरुणाचल प्रदेश थोड़ा बर्फीला पहाड़ी एरिया है, तो वहां पर लगता नहीं है धूप ज्यादा। इसके वजह से थोड़ा सहमति बन जाता है नेचर के तरफ से भी। 82°30 पूरब देशांतर को भारत की मानक यमोत्तर क्यों माना गया है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? ये सवाल है जिसे आपको ढूंढना है या पूछ कर लिखना है। अब देखते हैं भारत तथा विश्व, भारत और विश्व के बारे में। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। कहां पर? फिर से देखो, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। अब बताते हैं कैसे मध्य में स्थित है। पूरब किधर है? इधर। पश्चिम किधर है? इधर। ये अपना एशिया दिख रहा है ना, एशिया, इतना दूर में एशिया है और एशिया के बीच में हम लोग हैं इधर। और यहां से हम चाहे तो हर जगह व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा है क्या, यहाँ पर हम लोग का पाकिस्तान पड़ता है। पाकिस्तान इधर जाने नहीं देता, एशिया में जाने देता तो हम लोग का व्यापार एकदम सुगम हो जाता था, एकदम मजा आ जाता व्यापार करने में। लेकिन थोड़ी सी गलत फहमियों की वजह से नुकसान भारी हो जाता है। चलिए, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप की दक्षिणी विस्तार है। किधर है? दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलता है। पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनसे मिला देता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, मतलब भारत को सेंटर ऑफ एशिया माना जाता है। केंद्र बिंदु, भारत एक केंद्र बिंदु के नाम से जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। अब कहां देखें कि दक्षिण का पठार जो है हिंद महासागर में फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। और ये जो क्षेत्र है, फिर से बताऊं, यहां से आप देखो, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वोत्तर तट से मध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। हर तरह से ये संबंध बनाकर मतलब केंद्र बिंदु हो जाता है। कैसे? देखिए, यहां पर मैं डिटेल्स देकर बताता हूं। ये रहा अपना हिंदुस्तान। अब हम व्यापार यहां से करें, चाहे यहां से करें, इससे करें, चाहे इससे करें, चाहे चाइना से करें, चाहे पाकिस्तान से करें, सऊदी से करें, दुबई से करें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताइवान, जम्मू कश्मीर, इधर का भी देश है, इधर से भी देश है, इधर से भी देश से हम मिल सकते हैं, इधर का भी देश ट्रेड कर सकता है, ये भी ला सकता है, ये भी ला कर दे सकता है। यहाँ पर स्विस कैलान है, यहाँ से भी तेल आता है, हम लोग का तेल सब इधर से ही आता है। ऑस्ट्रेलिया का भी व्यापार इधर से चल जाता है, ये सब व्यापार इधर का हो जाएगा। और बचा कौन? ये दक्षिण अमेरिका से भी व्यापार इस तरह रास्ते से होता है। ये लाकर यहाँ पर स्टॉपेज करेगा, तेल भरेगा, फिर यहाँ से चलेगा, फिर आएगा। इधर डायरेक्ट नहीं आ सकता, यहाँ पर तेल लेना ही पड़ता है। फिर इधर से हिंदुस्तान से बनकर जो आएगा, इधर को तेल लेगा, फिर इधर को चला जाएगा,
ठीक है। अब इधर से लेना है कुछ भी, उत्तर अमेरिका से खरीदना है, तो उत्तर अमेरिका से इधर से आकर हम तुरंत इधर को ले लेते हैं। नहीं तो एक रास्ता और बचता है, इधर से आओ, इधर से लेकर इधर को घुस जाओ। क्लीन करके दिखाते हैं। समझो कितना व्यापार हम लोग का आसान होता है, हम लोग हर तरीका से जुड़ सकते हैं। जैसे में एक और रास्ता दिखाते हैं। उत्तर अमेरिका का एक यहां से पॉइंट है, यहाँ के पॉइंट से आकर यहाँ पर एक कैनाल पास करके हम इधर से आकर यहां से हिंदुस्तान आ सकते हैं। जो इतना दूरी तय करके आते थे तो हमारा समय ज्यादा लगता था। एक और यूरोप से करना है तो यूरोप डायरेक्ट इधर को लाकर इधर को हिंदुस्तान को दे देता है। और इस तरह हम लोग का नियम चलते रहता है व्यापार का। जिसमें से देखो, हिंद महासागर, वो तेरी, हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, और हिंद महासागर में किसी भी देश का जो तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, जिसको बोलते हैं हिंद महासागर। भारत का एक यही तो है एरिया जिसके वजह से हिंद महासागर, ये इतना दूर का एरिया हिंद महासागर में आता है। कितना दूर का एरिया मैं अभी यहाँ पर दिखाता हूँ, इसको क्लिक कर लिया। इतना दूर का एरिया जो होता है हिंद महासागर में आता है। ये एरिया भी हिंद महासागर में ही आता है, लेकिन हम लोग का यहाँ तक चलता है, यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया ले देता है और इधर का अफ्रीका चला देता है। और अंटार्कटिका को तो छोड़ ही दो, पूरा बर्फीला एरिया ही है। लेकिन हम लोग का इतना दूर में हिंद महासागर है। ये प्रशांत महासागर है, सबसे गहरा सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। और ये गोले घूम जाता है ना, गोले घूम कर इधर भी प्रशांत महासागर ये मिल जाएगा। तो हम लोग के देश के नाम पर महासागर का नाम रखा गया हिंद महासागर। याद रखेगा, याद रहेगा। चलिए यहां पर देखिए, सन 1869 में स्वेज नहर, जिसको बोलते हैं स्वेज कैनाल, आप अभी भी यूट्यूब पे वीडियो देखते होगे स्वेज कैनाल का, जिसको स्विस कैनाल बोलते हैं। सन 1869 में स्वेज कैनाल के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। कितना दूरी? 7000 किलोमीटर कम हो गया था। ये चित्र आपको दिखाते हैं। प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर कितना हुआ? रूस 17.9 वर्ग किलोमीटर, कनाडा इतना दूर है 9.98 वर्ग किलोमीटर, 98 नहीं 98 बोलते हैं। यहाँ पर अमेरिका 9.83 वर्ग किलोमीटर। ऐसा ही ये फैला हुआ है मार्केट देश विदेश का। यही अपना नीति है, ऐसा ही हम सबको चलना ही पड़ता है, क्योंकि दुनिया में चल रहे हैं तो दुनिया के तरफ से ही चलेंगे ना हम। ये देखो इधर को जो रेखा गया है, ये रेखा ये है 2933 किलोमीटर का, इस पार से उस पार। ये है पूरब तो ये है पश्चिम। दिखाऊं? एक मिनट। ये है पूरब, ये है पश्चिम, तो ये है पूरब। इधर सुबह हो जाएगा तो समझो इधर अभी रातें रहेगा। इधर से आएगा धीरे 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 दिन होते 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 पूरा फैलते फैलते तब इधर को जाकर दिन होता है, नहीं तो नहीं होगा। और ये देखो यहां से ये क्वेश्चन आता है, ये पाकिस्तान, ये पश्चिम में पाकिस्तान, ठीक है। ये होता है उत्तर और पूरब में, लेकिन ये आएगा उत्तर में, तो उत्तर में चाइना और नेपाल भी है, पूरब में भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है। और नीचे आ जाएगा दक्षिण में आपको आ जाएगा श्रीलंका, हिंद महासागर, याद रहेगा। पश्चिम में आप अरब सागर भी बोल सकते हैं, और पूरब में आप बंगाल की खाड़ी भी बोल सकते हैं। और ये जो इलाका दिख रहा है यही है अंडमान एंड निकोबार। ये करीबन 600 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है पूरा एरिया। इधर जाना उतना अलाउड नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारी, सरकारी बंदूक, गोला, तोप, बारूद, मिसाइल वगैरह इधर को रखा जाता है। इधर से दागने में आसानी हो जाता है ना, इसलिए।
ये समझ गए। और ये नीचे से कश्मीर से कन्याकुमारी, ऊपर कश्मीर, ये कश्मीर, नीचे को आ जाओ आप कन्याकुमारी, ठीक है। इसकी दूरी है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाती है। चित्र 1.3 भारत विस्तार एवं मानक रेखा। ये भारत का मानक रेखा है, मतलब मैप है, समझ लो मैप। ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, यहाँ पर मैं छोटा कर देता हूँ। मैप के बारे में तो सब जानते हो, कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। इसके बाद आता है देश विदेश का व्यापार। ये देखो देश विदेश से व्यापार हम लोग किस तरह करते हैं। ये मैंने जिस तरह बताया उस तरह होता है कि नहीं? उसी तरह हो रहा है ना। ये दिल्ली है, दिल्ली हम लोग का हेडक्वार्टर है। हम लोग का हिंदुस्तान में माल कहाँ कहाँ उतरता है? मुंबई में, चेन्नई में और कोलकाता में, 3 जगह माल उतरता है। ये मेन हब है। लेकिन इधर से उड़ीसा, इधर से आंध्र प्रदेश आ गया, ठीक है। ये तमिलनाडु हो गया, इधर से तमिलनाडु ले लेता है माल, इधर से केरल हो गया, इधर से गोवा हो गया, फिर मुंबई आ गया, तो ऐसे सब इधर को गुजरात आ जाता है। तो ये सब माल इधर से उतारते हैं, मतलब कार्गो शिप इधर ही आकर रुकता है। जैसे ट्रेड करना आसान हो जाता है, हर चीज को एक दूसरे देश में पहुंचाना बहुत आसान होता है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो, अगर समझ में भी नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, मतलब बहुत सालों से अपना संबंध सबसे है, संपर्क भी है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। लेकिन जो भी संबंध था वो समुद्र से नहीं, जलमार्ग से, मतलब समुद्र के जरिए नहीं, वह भूमिगत था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से, मतलब उत्तरी जो उत्तर में जो पर्वत है उसके बीचों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्र मार्ग बहुत कम समय, मतलब बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। पहले पहाड़ों के बीच, पहाड़ को काट कर लोग आते थे, पहाड़ को काट काट कर रोड बनाया गया था, मतलब एक गुफा जैसा जिधर से व्यापारी आते थे। समुद्री मार्ग तो पता ही नहीं था कि ओ समुद्र में इधर से चलेंगे तो उस देश तक हम पहुंच सकते हैं, ऐसा पता नहीं था ना। लेकिन अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जीपीएस के वजह से हमको सब चीज मालूम चल सका है, क्योंकि इसमें तो अपना ही फायदा है। इन मार्गों से देखो, जो भी मार्ग उस समय था, इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। देखो जो मार्ग पूरब के तरफ था उससे भी हुआ, और जो रास्ता हम उत्तर के तरफ बर्फीली पहाड़ियों के अंदर से फाड़ते चिरते जो जाते थे देश विदेश में, वो रास्ता हम लोग को ज्ञात था कि भैया इस रास्ते से हम जा सकते हैं। और उसी तरह संबंध अपना हिंदुस्तान क्या विश्व के सारे देशों से था, मतलब एशियाई देश थे। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया, भारत का पश्चिम मध्य क्या, पश्चिम और मध्य प्रदेश तक एरिया, और पूरब के एशियाई देश दक्षिण एशियाई के पड़ोसी देश के साथ एक अद्भुत संपर्क था सबसे। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। इसके वजह से, यहां से देखो, इसके वजह से हर प्रकार का उपनिषद विचार देश विदेश में फैला, रामायण फैला, पंचतंत्र की कहानियां फैल गई। ये कहानियां तो मेन है ना, जो दादा दादी सुनाया करते थे और हम लोग को पकाया करते थे, कि हम लोग को सिखाया करते थे। भारतीय अंक 1 2 3 4 5 6 ABCD तो बाहर से आया है, ये भी आया ना। और दशमलव, आप सुने होंगे एक गाना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जब बताया देश को महत्व दशमलव का, तब दुनिया को गिनती आई। ये गाना भी है। तो दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सका अपने देश से। मसाले, मलमल मतलब वो रुई का बनता था ना, मलमल का कपड़ा होता है, कम्बल होता है, तकिया भी आजकल मलमल का बन रहा है।
तो मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। मतलब भारत से अलग अलग देशों में ले जाकर बेचा जा सकता था और बेचते थे भी लोग, इतना व्यापार हम लोग का चलता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया के वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है, जिसके वजह से देखो इसके विपरीत भी यूनानी लोग जो आए यहाँ पर स्थापत्य कला दिए और पश्चिम एशिया की वास्तुकला जो थी, उधर पश्चिम एशिया में जो वास्तुकला थी उसके प्रतीक आप हिंदुस्तान के जितने भी मीनार देख लो, उस पर एक कला है, उस पर एक डिजाइन बनाया गया है, गुंबदों पर एक डिजाइन है। इसका प्रभाव हम देश के अलग अलग भागों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, हम बहुत सारे महलों में देख सकते हैं। आज भी चित्तौड़ का जो महल है, मेवाड़ का महल, आज भी वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह डिजाइनिंग है। जो राजा अभी लक्षराज वहां के हैं, किस तरह एक आलीशान महल में रहते हैं। ये कोई छुपा तो नहीं है अपने से। आगे पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। तब तक आप सबसे लेते हैं विदा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन के दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। पर 9 से 4 के बीच में मैसेज करो, विद इन 24 आवर में आपको रिप्लाई दिया जाएगा।